नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के बारे में। उसका नाम है भूकंप। भूकंप जो कि ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में सामने आता है, क्योंकि जितनी भी आपदाएं पर्यावरण में जितनी भी आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं में से ज्वालामुखी, सुनामी की बात कर लें या फिर भूकंप, यह आपदाएं, भूस्खलन इत्यादि आपदाएं जो बहुत महत्वपूर्ण आपदाएं हैं, इन आपदाओं के कारण वैश्विक परिदृश्य में बहुत ही हलचल होती है। क्योंकि सबसे पहले हम बात करें कि भूकंप आखिर आते क्यों है। भूकंप क्योंकि जब आते हैं तो पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, पृथ्वी की जो आंतरिक सतह में हलचल होती है, और आंतरिक सतह में जो पृथ्वी की हलचल हुई है उसका परिणाम हमें पृथ्वी के धरातल पर प्रभाव दिखाई देता है, जिसके रूप में मानवीय जो जनधन की हानि होती है, इसके अलावा जो सांस्कृतिक जो विरासतें होती है, उन सबको नुकसान पहुंचाता है। इसका उदाहरण हाल ही में 2015 में हमने नेपाल में आए भूकंप के समय पर देखा था। तो सबसे पहले हम भूकंप के कारणों के विषय में चर्चा करेंगे कि भूकंप आने की कुछ कारण है क्या, मतलब प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो जो भूकंप आने का सबसे पहला कारण है वह है प्राकृतिक कारण है, यानी नेचुरल तरीके से भूकंप आते हैं। यानी यदि हम जो भूकंप है, तो भूकंप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो पृथ्वी के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के धरातल पर हलचल होती है। यानी ये भूकंप एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, यानी इसको टाला नहीं जा सकता है, परंतु इसके खिलाफ हम मिटिगेट कर सकते हैं, इससे हम बचने के लिए उपाय कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कारण की बात करते हैं। तो जो प्रमुख पहला कारण है वह है प्लेट किनारों के कारण भूकंप आते हैं। हमारे जो धरातल है, जो वैश्विक परिदृश्य है, जितने भी मतलब जो पूरा विश्व का मानचित्र है, उसमें बहुत सी प्लेटें पाई जाती हैं, और प्लेटों के किनारे भूकंप आते हैं। प्लेटें तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्लेटों की बात करें तो प्लेट वह होती है जो कि जो धरातल है या फिर जो समुद्र है, तो समुद्र जिस पर टिका हुआ है उसे हम प्लेट कहते हैं। तो प्लेटों के ऊपर जो कि मानवीय जीवन निवास करता है, तो प्लेटों में हलचल के कारण भूकंप आते हैं, प्लेट के किनारों के सहारे भूकंप आते हैं। तीन प्रकार की प्लेटें मुख्य रूप से होती हैं। जो पहली प्लेट होती है उसे हम अभिसारी प्लेट कहते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा। दूसरा अपसारी प्लेट किनारा। तीसरा होता है रचनात्मक प्लेट किनारा। यानी तो तीन प्लेट किनारे होती हैं, इन प्लेट किनारों के सहारे ही भूकंप आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो अभिसारी प्लेट किनारा है, यदि हम उसको चित्र के माध्यम से समझें कि किस प्रकार से अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे भूकंप आते हैं, तो मान के चलिए यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है, इसी के साथ में यह एक दूसरी प्लेट है। मान के चलिए यह भारतीय प्लेट है और यह यूरेशियाई प्लेट है। ठीक, तो जब भारतीय प्लेट इस तरफ और यूरेशियाई प्लेट इस तरफ गति करेगी तो इसको अभिसारी प्लेट किनारा कहा जाता है। और अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे जितने भी भूकंप आते हैं वह हिमालय में आते हैं। यानी हिमालय इस अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे ही जितने भूकंप हिमालय क्षेत्र में आते हैं सभी इसी का परिणाम है। क्योंकि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, एक दूसरे की तरफ टकराहट कर रही होती हैं, तो उससे जो प्लेट किनारा का निर्माण होता है उसे अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं, नजदीक आती हैं, उनमें घर्षण होता है, जिसके कारण एनर्जी उत्पन्न होती है, एक शक्ति उत्पन्न होती है, तो उसके कारण पृथ्वी की सतह में हलचल होती है और उसी के कारण भूकंप आते हैं। जो दूसरा प्लेट किनारा होता है उसे हम अपसारी प्लेट किनारा कहते हैं। तो अपसारी प्लेट किनारा में क्या होता है कि जो दो प्लेटें होती हैं वह एक दूसरे से दूर जाती हैं। अपसारी प्लेट किनारे में दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि जो प्रशांत महासागर की प्लेट है, तो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वह एक दूसरे से दूर जा रही है। यानी प्रशांत महासागर के बीच में एक बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है और उसके सहारे भूकंप आते हैं। क्योंकि जो अपसारी प्लेट किनारे का तात्पर्य ये है कि एक दूसरे से दूर जाना, अपसारी का तात्पर्य एक दूसरे से दूर जाना। तो जो अपसारी प्लेट किनारे के सहारे जब भूकंप आते हैं तो जो प्रशांत महासागर की एक जो पश्चिमी प्लेट है, तो पश्चिमी प्लेट मतलब इस पश्चिम की तरह और पूर्वी प्लेट पूर्व की तरह जाती है। तो इस कारण अपसारी प्लेट किनारे के सहारे जो जो एनर्जी होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके कारण भूकंप आते हैं। और जो तीसरा प्लेट किनारा होता है
उसके सहारे भूकंप आते हैं, उसे हम कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। तो रचनात्मक प्लेट किनारा में होता यह है कि जब दो प्लेटें होती हैं वह एक दूसरे के विपरीत एक लंबवत एक वर्टिकल दिशा में जब गति करती हैं तो उसके कारण भूकंप आते हैं, तो उसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, जैसे कि अमेरिका में सैन एंड्रियास भ्रंश है, तो उसमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में वर्टिकल गति करती हैं, यानी ऊपर नीचे ऐसे गति करती हैं, तो उसके सहारे भूकंप आते हैं। तो तीन प्लेटें होती हैं, तीन प्लेटों के सहारे भूकंप आते हैं। और जो तीसरे नंबर की हमने जिस प्लेट की चर्चा की, जिसका नाम है रचनात्मक प्लेट किनारा। तो रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे बहुत मतलब अधिक शक्तिशाली भूकंप आते हैं, क्योंकि जब दो प्लेटें एक दूसरे से घर्षण करती हैं तो उसके प्रभाव के कारण बहुत बड़ी संख्या में भूकंप आते हैं। ठीक, तो यह जो भूकंप होते हैं वह केवल प्लेट किनारों पर ही आते हैं, यानी यह भूकंप यहाँ पर प्लेट किनारों के अंदर नहीं आते हैं, ये केवल प्लेट किनारों के सहारे ही अधिकतर आते हैं। अधिकतर यह भूकंप प्लेट किनारों के सहारे ही आते हैं। ठीक, तो जो हमने जो पहले कारण की बात की कि जो प्लेटों के किनारे हैं, विश्व में 7 बड़ी प्लेटें हैं जिन पर महाद्वीप महासागर स्थित है। प्लेटों की हमने बात की कि एक प्लेट की यदि हम गहराई की बात करें तो वह प्लेट करीब 100 किलोमीटर गहरी होती है। क्योंकि यह जो भूकंप आता है, तो भूकंप आने का कारण प्रमुख यही है कि जो हमारा जो पृथ्वी की जो सतह है वो उसके 3 भाग हैं। पृथ्वी की जिस प्रकार से आंतरिक सतह है उसके 3 भाग हैं। जो पहला भाग है वह सिर्फ भूपटल कहते हैं, दूसरा जो जिसे हम मेंटल कहते हैं, तीसरा कोर कहते हैं। ठीक, तो जो भूपर पट्टी है वह मेंटल पर तैर रही है। इसकी बजाय हम कह सकते हैं कि जो भूपर पट्टी है, यानी जिस जिस भूपर पट्टी जिससे धरातल बना हुआ है, तो यह मान के चलिए भूपर पट्टी है। भूपर पट्टी, यह भूपर पट्टी या इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है वह एस्थ्रोस्फीयर पर तैर रहा है, और लिथोस्फीयर पर यहीं पर यह बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं। तो भूपर पट्टी का वह भाग यह धरातली भाग है। तो यह जो धरातली भाग है वह जो एस्थ्रोस्फीयर है, यह जो लिक्विड अवस्था में जो भाग है उस पर तैर रहा है। तो इसके कारण ही जब यहाँ पर एक दूसरे के मतलब जो तैर रहा है उसके कारण जो हलचल उत्पन्न होती है, तो उसी के कारण एस्थ्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में जब घर्षण उत्पन्न होता है तो उसी के कारण एक भूकंप की दशा बनती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 प्लेट किनारे हैं, तो तीनों प्लेट किनारों के सहारे ही भूकंप आते हैं। तो भूकंप आने का जो पहला कारण है वह है प्लेट किनारे। यदि हम दूसरे कारण की ओर चर्चा करें तो भूकंप आने की तो दूसरा प्रमुख कारण है हॉटस्पॉट का बनना। हॉटस्पॉट का बनना का तात्पर्य यह है कि जैसा कि हमने अभी लिथोस्फीयर की बात की, तो लिथोस्फीयर के बाद हमने एस्थ्रोस्फीयर की बात की। तो एस्थ्रोस्फीयर एक लिक्विड अवस्था में है, एस्थ्रोस्फीयर लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में है, और जो लिथोस्फीयर है इसकी जो लिथोस्फीयर है वह एस्थ्रोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब भी इसमें एक हलचल उत्पन्न होती है तो भूकंप के झटके लगते हैं। दूसरा कारण वह है कि हॉटस्पॉट, यहाँ पर हॉटस्पॉट विकसित होते हैं। इसके यहाँ पर जो एस्थ्रोस्फीयर है उसमें हॉटस्पॉट विकसित होते हैं, उसके कारण भी भूकंप आते हैं। हॉटस्पॉट विकसित होने का तात्पर्य यही है कि पृथ्वी के अंदर जो एस्थ्रोस्फीयर है, एस्थ्रोस्फीयर में इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो ऐसे गतिशील सक्रिय पदार्थ होते हैं जिसके कारण जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है, जो एस्थ्रोस्फीयर है, उसमें हलचल उत्पन्न होती है, उसमें एनर्जी हीट उत्पन्न होती है, जिसके कारण जब जो पृथ्वी की एस्थ्रोस्फीयर में हलचल होगी तो एस्थ्रोस्फीयर के ऊपर जो लिथोस्फीयर तैर रहा है तो उसमें भी इसकी हलचल के कारण इसमें झटके लगते हैं। तो इसके कारण भी जो दूसरा प्रमुख कारण है, जो हॉटस्पॉट विकसित हुए हैं, जो एनर्जी विकसित हुई है, तो उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए भूकंप आते हैं। ठीक, जैसे एक उदाहरण के लिए बात करते हैं कि जब पानी का जहाज पानी के ऊपर तैर रहा होता है तो पानी में जो हलचल होती है उसके कारण जहाज में भी हलचल होती है। तो यही जो प्रक्रिया है वह पृथ्वी की आंतरिक सतह में हो रही होती है, इसके कारण भूकंप आते हैं। तो हमने 2 प्रमुख कारणों की बात की। जो हमारा पहला कारण था कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो पृथ्वी की जो प्लेट
किनारों के सहारे जो 3 प्लेटें होती हैं, उन 3 प्लेट किनारों के सहारे भूकंप आते हैं। दूसरी हमने बात की कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की एस्ट्रोनॉस्फेयर में, यानी एस्ट्रोनॉस्फेयर करीब 100 से 150 किलोमीटर गहराई पर की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, कुछ ऐसे सक्रिय तत्व हैं जो पृथ्वी एस्ट्रोनॉस्फेयर में कुछ हलचल उत्पन्न करते हैं, हॉटस्पॉट उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण भूकंप आते हैं। तीसरी बात है भू संतुलन की, जैसे हम आइसोस्टॉपी कहते हैं, आइसोस्टॉपी आइसोस्टॉपी के कारण भी भूकंप आते हैं। भू संतुलन, जैसे मान के चलिए अभी जो जो पृथ्वी है, जो वह बैलेंस बनाकर कार्य करती है। जो जैसे एक पर्वत है, तो पर्वत जो पृथ्वी के धरातल पर टिका हुआ है, तो उसका कारण उसके नीचे मतलब जो बैलेंस बनाकर टिका हुआ है। और जब इसके बैलेंस में यदि कोई रुकावट आएगी, बैलेंस में अवरोध होगा, अनबैलेंस होगा, तो उसमें कुछ वो है मतलब झटके लगने तो स्वाभाविक सी बात है। जो जो पर्वत हैं, जो पठार हैं, जो मैदान है, वह सब एक संतुलन के तहत कार्य कर रहे हैं। यानी पृथ्वी जो पर्वत है, वह अपने आप को स्थिर रखने के लिए जो पृथ्वी के जो धरातल के अंदर भी कुछ ना कुछ उसका भाग जरूर है। जो यानी हम देखते हैं कि 8 से जो कि हमारा हिमालय है, तो हिमालय की लंबाई 8 से साढ़े 8 किलोमीटर लंबाई है। तो उसके जो वो है अपने आप को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ भाग अवश्य रखता है। जिस प्रकार से पेड़ है, तो पेड़ अपने आप को संतुलित रखने के लिए जिस प्रकार से मिट्टी के अंदर जड़ों को रखता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर पाए, उसी प्रकार से जो हमारे पर्वत है या फिर पठार है, उस वह भी अपने आप को स्टेबल करते हैं। परंतु हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि पृथ्वी के जो जो संतुलन है, उसमें डिस्टरबेंस हुआ है। उदाहरण के लिए जो मनुष्य के द्वारा जब या प्राकृतिक क्रियाओं के कारण हमारे जो अंटार्कटिका है, आर्कटिक क्षेत्र की जो बर्फ है, वो बर्फ पिघल रही है। तो बर्फ पिघलने के कारण जो जल होता है वह समुद्र की तरफ जाता है। तो जहां पर अभी तक बर्फ थी, तो बर्फ के रिलीज होने से बर्फ अब पानी बन चुकी है। तो वहां पर जो अभी तक जो दबाव बना हुआ था, अब वह दबाव रिलीज हो गया है। और जो दबाव था, अब वह समुद्र में जल के रूप में इस स्थान पर, जैसे मान के चलिए इस स्थान पर बर्फ थी और इस स्थान पर जल था, तो जो यह बर्फ थी, तो यहाँ पर दबाव रिलीज हो चुका है और यहाँ पर दबाव बढ़ चुका है। तो पृथ्वी अपने अंदर अपने आप को स्थिर करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए इसको भूकंप के झटके आते ही है। तो पृथ्वी के भूकंप का आने का जो तीसरा प्रमुख कारण था, वो है आइसोस्टोपी, यानी भू संतुलन। और भू संतुलन को हम आगे के अध्याय में अच्छे तरीके से और अधिक समझेंगे, क्योंकि यह हमने भूकंप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने तीसरा प्रमुख कारण बताया है, वह था आइसोस्टोपी, यानी भूमि संतुलन। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान के चलिए अभी जो नदी है, तो नदी को पानी को स्थिर रखने के लिए, नदी के पानी को मतलब यूज करने के लिए हमारे द्वारा बांध का निर्माण किया जाता है। तो बांधों का निर्माण करने के कारण जिस स्थान पर अभी तक कोई दबाव नहीं था, उस स्थान पर हमने ब्रिज बना दिया है, बांध बना दिया है। तो बांध बनने से उस स्थान पर दबाव पैदा होता है। अब जब किसी स्थान पर दबाव पैदा होगा, स्थान पर जब किसी प्रेशर उत्पन्न होगा, तो प्रेशर किसी अन्य स्थान का प्रेशर रिलीज भी तो होगा। तो एक प्रेशर उत्पन्न होने से जो भूमि का संतुलन होता है, वो संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है और उसके कारण भी भूकंप, जो तीसरा प्रमुख कारण है, वह आते हैं। जो चौथा प्रमुख कारण है, वह है उल्कापात। उल्कापात यानी जो उल्का पिंड होते हैं, जो पृथ्वी अंतरिक्ष में बहुत ही से जो उल्का पिंड होते हैं, जो कि प्रमुख तत्वों के बने हुए होते हैं, निकेल, लोहा इत्यादि तत्वों से बने हुए होते हैं। तो उल्का पिंड जब गिरता है, तो उल्का पिंड गिरने के कारण भी भूकंप आते हैं। जिस क्षेत्र में उल्का पिंड गिरता है, तो उस क्षेत्र में यदि उल्का पिंड अधिक 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 भारी होता है, अधिक बड़ा होता है, तो उसके कारण भूकंप और अधिक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में आते हैं। परंतु यह निश्चित है कि जिस क्षेत्र में उल्का पिंड गिरता है, तो उल्का पिंड के दबाव के कारण भूकंप आते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 प्रमुख प्राकृतिक कारणों की बात की, जिसके कारण भूकंप आते हैं। पहला हमारा कारण था कि जो प्लेटों के किनारे हैं, प्लेटों के किनारे के सहारे जो प्लेटें हैं, एक दूसरे के खिलाफ संचरण कर रही हैं, गति कर रही हैं। यानी प्लेटें हैं, जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, वह स्थिर नहीं है, वह लगातार गतिशील है, लगातार सक्रिय है। तो इन सक्रिय प्लेटों के सहारे, अभिसारी, अपसारी, रचनात्मक प्लेटों के सहारे भूकंप आते हैं। तो दूसरा मैंने प्रमुख कारण की बात की, हॉटस्पॉट, यानी पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आंतरिक भाग में ऐसे सक्रिय, ऐसे रेडियो एक्टिव क्रियाशील तत्व हैं, जो
अपने आप जो हीट उत्पन्न करते हैं, जो एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और एनर्जी को रिलीज करने के लिए भूकंप आते हैं। तीसरी हमने चर्चा की आइसोस्ट्रोपी की। जो हमारा भू संतुलन बना हुआ है, तो भू संतुलन में यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो उस बाधा के परिणाम स्वरूप भी भूकंप आते हैं। चौथा ही हमने बात की उल्कापिंडों की। तो उल्कापिंड का उल्कापात होता है जब पृथ्वी पर, तो उसके कारण भी वह भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण भूकंप आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो 4 प्रमुख प्रकार के कारणों की बात की। अब हम बात करते हैं कि मानव जनित कारणों की जिसके कारण भूकंप आते हैं। तो पहला जो कारण है वह है परमाणु परीक्षण। तो परमाणु परीक्षण के कारण भी भूकंप आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान जो सरकारें होती हैं, वह अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए, अपने आप को मतलब मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ में जो जंग में यदि बढ़त बनाने के लिए जो परमाणु जो हथियार है, उनका निरंतर गतिशील तरीके से परीक्षण करती जा रही है। अधिक संख्या में परीक्षण हो रहे हैं, जिसके कारण भी प्रकृति में एक असंतुलन, एक अनफेवरेबल चेंज की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण भी भूकंप आते हैं। जो दूसरा प्रमुख कारण है वह है वाटर रिजर्व का बनाया जाना। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कोयना में 1967 में एक भूकंप आया था। उस भूकंप का प्रमुख कारण मानव निर्मित था, क्योंकि कोयना जो नदी है, तो कोयना नदी के पानी को रिजर्व करने के लिए एक वाटर रिजर्व बना दिया गया था, और उस वाटर रिजर्व के कारण कोयना में एक भूकंप आया था 1967 में। ठीक, तो क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो नदियां होती हैं, तो नदियां जब भ्रंशों में बहती है, नदी जब बहती है तो वह भ्रंशों में बहती है। तो जब नदी एक भ्रंश में बह रही है, उसके पानी को आपने स्थिर कर लिया है, एक जगह पर रोक लिया है उसके जल को, और उसके जल को रोकने के साथ जब वह लीकेज होता है, पृथ्वी के अंदर रिस रिस कर वह जल जाता है, तो जब वह जल अंदर पृथ्वी के अंदर पहुंचता है, तो एक ऊष्मा का रूप का कार्य करता है, क्योंकि पृथ्वी का जो एस्ट्रोस्फीयर है वह लिक्विड, वह गर्म अवस्था में है, और जब जल आता है तो एक ऊष्मा बनती है, एक वाष्प बनती है, और वाष्प के कारण एक एनर्जी उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, जिसके कारण ही कोयना में 1967 में भूकंप आया था। क्योंकि मनुष्य के द्वारा एक वाटर रिजर्व बना दिया गया था, बांध बनाया गया था, बांध के कारण उसमें लीकेज थी। यानी यदि बांध के कारण लीक करके जल धीरे धीरे रिसर्च कर पृथ्वी के अंदर गया, तो उसके कारण जो हीट उत्पन्न हुई, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, इसके कारण ही भूकंप आया था 1967 की बात करें। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो हम खनिज पदार्थों का निकालते हैं, जब खनिज निकाले जाते हैं, तो खनिज निकालते समय जैसे हम पेट्रोल की बात कर लें, या फिर अभी जो हाल ही में जो अमेरिका के द्वारा जो सेल ऑयल निकाला जाता है, अमेरिका ने जो पेट्रोल डीजल जितने की अभी महंगे हो रहे हैं, महंगे पदार्थ हैं, तो इसके एक वैकल्पिक के रूप में सेल ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू किया है। सेल ऑयल का तात्पर्य यही होता है कि मतलब जो कि पेट्रोल के एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो पेट्रोल को निकालने के लिए जो वैज्ञानिक होते हैं, तो वैज्ञानिकों के द्वारा जल को पृथ्वी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और जल को इंजेक्ट किया जाता है पृथ्वी के अंदर, तो पेट्रोल एक जगह संगठित हो जाता है। पेट्रोल निकालने के लिए जल को इंजेक्ट किया जाता है, तो पेट्रोल या फिर डीजल एक जगह इंजेक्ट हो जाता है, तो पेट्रोल डीजल को उस समय से निकाल लिया जाता है, परंतु जो जल अंदर गया है वह नहीं निकल पाता है। तो उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एक हीट उत्पन्न होती है जब वह जल रहता है, तो इसके कारण एक एनर्जी के कारण ही भूकंप आते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो खनन कार्य होते हैं, या पेट्रोल या फिर डीजल निकालने की, उनके कारण भी भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर हमने यह मानव जनित कारणों की बात की। इसके अलावा पृथ्वी के इसके अलावा मानव के द्वारा अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, अपने आप को जो सुख सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर इकोनॉमिक क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था है, उसको अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, उन बिल्डिंगों, और चूंकि हम जानते हैं कि दिल्ली का जो क्षेत्र है वह जो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील एरिया के अंतर्गत आता है, और उस संवेदनशील एरिया में आने के बावजूद भी उस छोटे से क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या निवास कर रही है, जिसके कारण उस क्षेत्र पर अधिक दबाव पड़ता है, और भूकंप आने की जो संबंधित संवेदनशीलता है, उसको हम डिजास्टर में बदल सकती है, डिजास्टर बदल बदल जाती है। यानी है, यदि मान के चलिए एक उदाहरण की ये बात करते हैं कि जो व्यक्ति है, तो व्यक्ति ने हैजार्ड को डिजास्टर बना दिया है।
हैजार्ड यानी हम जानते हैं कि किसी चीज से मानव को खतरा है, परंतु मानव उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। परंतु अभी हो क्या रहा है, जैसे एक रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान का एटमॉस्फेयर इस प्रकार का होता है कि वहां पर मानवीय जनसंख्या निवास करना संभव नहीं है, परंतु मानव ने उसके अनुकूल स्वयं को ढाल लिया है। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है कि उस मानवीय जो हैजार बना हुआ है, जो गंभीर परिस्थिति बनी हुई है, उसमें आग में घी डालने का कार्य सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा है, ऐसी जो विकास योजनाओं के द्वारा जो अनियोजित है, अनियंत्रित है, जिसके कारण यह यह डिजास्टर के रूप में परिवर्तित हो रही है। निरंतर पेड़ पौधों को कटाव किया जा रहा है, जिसके कारण भी भूकंप में को गति मिल रही है। तो यहाँ तो हमने बात की कि कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण हैं, कुछ मानव जनित कारण हैं, जिसके कारण भूकंप आते हैं। ठीक, कि अभी हमें इसको एक क्विक रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हमने जो कारण की बात की थी, जो पहला कारण था वह प्लेटों के किनारे की बात की थी कि प्लेटों के किनारे के सहारे भूकंप आते हैं। दूसरी हमने बात की थी कि जो पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व हैं, उनके कारण, उन सक्रिय तत्वों के कारण ही भूकंप आते हैं। तीसरे हमने बात की थी आइसोस्टोपिकी या भू संतुलन की। भूमि के अंदर संतुलित स्थिति है, वह संतुलन का बिगड़ना, संतुलन में रुकावट पैदा होना, बाधा पैदा होना भी एक भूकंप का प्रमुख कारण है। और चौथी हमने बात की थी कि जो उल्कापात होता है, तो उल्कापात के कारण भूकंप आते हैं। मानव जनित कारकों में यदि हम बात करें तो जो मनुष्य के द्वारा बांधों का निर्माण किया जा रहा है, तो बांधों के निर्माण से जो पृथ्वी पर जो दबाव पड़ता है, एक पार्टिकुलर एरिया पर एक दबाव पड़ता है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। परमाणु परीक्षणों की हमने बात की थी, और पेट्रोल और डीजल जैसे खनिजों को निकालने के लिए, या फिर अमेरिका के द्वारा हाल ही में जो सेल ऑयल जो कि पेट्रोल या जो डीजल है, उसका एक वैकल्पिक रूप है, उसका एक विकल्प है, उसका एक ऑप्शन है, अनदर विकल्प है। तो उसके रूप में सेल ऑयल का प्रयोग किया जाने लगा है। तो उस सेल ऑयल को निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर चट्टाने हैं, उनको तोड़ा जाता है, पृथ्वी की ड्रिलिंग की जाती है, जिसके कारण भी भूकंप आने की संभावना बहुत बड़ी संख्या में रहती है। तो यहाँ पर तो हमने यह जो भूकंप आने के कुछ जो कारण है, उन कारणों की बात की। अब हम बात करते हैं भूकंप के वितरण की। भूकंप के वितरण का तात्पर्य यही है, इसमें हम भूकंप के वितरण में बात करेंगे कि किस कौन कौन से भारतीय क्षेत्र हैं जो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। इसके अलावा जो वैश्विक क्षेत्र है, वो है विश्व के किन क्षेत्रों में अधिक संख्या में भूकंप आते हैं। तो सबसे पहले हम वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं कि विश्व के किन क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में भूकंप आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो विश्व के प्रमुख क्षेत्र हैं वो है ओशियन, यानी जो हमने जैसा कि बताया कि अब जो अभिसारी प्लेट किनारे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारे होते हैं, उनके सहारे भूकंप अधिक आते हैं। यानी जब दो प्लेटें होती हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट